सर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको 3rd स्टेज ऑफ स्किन कैंसर है और आपकी बहुत ज़्यादा लाइफ बची नहीं है। आप बिलीव करेंगे, जब वो लेडी आई नाइटी में, मतलब फ्लाइट पे आई नाइटी में, और आगे से उसने ऐसे पकड़ी हुई अपनी नाइटी, पीछे से माँ ने पकड़ी हुई ऐसे नाइटी, वो लेडी अपने कपड़े भी टच नहीं कर पा रही। कैंसर किसी को हो तो उसको गाय के दूध पे रख दो तो कैंसर रिकवर हो या ना हो, पर उसके पेन खत्म हो जाते हैं। कई लोग तो, मैं हरियाणा की तो कल्चर बताता हूँ, खिचड़ी खा रहे हैं, खिचड़ी में दूध मिला के खा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे आते हैं जो सब्जी में ही दूध डाल देते हैं। आज तो फूड ब्लॉगिंग का ज़माना इतना हो गया, लोग तो कॉम्बिनेशन नए नए ट्राई कर रहे हैं। जो घर का खाना नहीं खाता और बाहर का खाना खाता है उसने मरना ही मरना। स्किन की डिजीज को पहले होनी ही होनी है। लोग बोलते हैं इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में जितने लोग डायबिटीज़ के हैं उसमें हर चौथा आदमी भारत में है। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे ना ब्लड चढ़ाया गया था, उससे पहले मुझे कोई सोराइसिस नहीं थी। यानी क्या हुआ कि जहाँ से ब्लड लिया गया या तो उसने डिक्लेयर नहीं किया मुझे सोराइसिस है। कितना कोरिलेट करता है ये सोराइसिस आर्थराइटिस से? देखिए सिंपल समझिएगा, सोरेटिक आर्थराइटिस एक वर्ड है। जब आपका ब्लड इतना टॉक्सिक हो गया, वो हड्डियों तक जाएगा कि नहीं जाएगा? पहले क्या होता है कि आपने भोजन किया, मुंह से कहाँ गया? स्टमक में, फिर वहाँ से क्या गया? छोटी आंत में गया, फिर बड़ी आंत में गया। सारी प्रोसेस करने के बाद जहाँ अपेंडिक्स वाला एरिया है वहाँ से वो एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। यदि अच्छी चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है तो वो लीवर में जाएगा, अच्छा जाएगा, लीवर प्रोसेस करेगा तो वो हार्ट को दे देगा, हार्ट में जब चला जाएगा तो वो पंप करेगा। पहली बार थोड़ा सा गंद गया तो वो ब्लड में रह जाता है और वो पेशाब के रास्ते निकल जाता है। और मैं लगातार कई साल वही प्रक्रिया कर रहा हूँ, तो मेरे ब्लड से ही मेरा मांस बनता है। हमारे बोलते हैं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो बीच में अस्थि यानी बोन्स आई कि नहीं आई? बिल्कुल। जब वो गंदा ब्लड बार बार बोन्स में जा रहा है, बोन्स का तो जॉइंट पे भी जाएगा, वो टॉक्सिन जब जॉइंट में जमा होंगे तो क्या होगा? स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, स्टिफनेस होगी, तो जोड़ में दर्द शुरू हो जाएगा। सोराइसिस मतलब एक बाहर एक दिखने वाला एक सिम्टम है, बट अंदर वो पूरा टॉक्सिन की निशानी है कि आपकी बॉडी अंदर से टॉक्सिक हो रही है पूरी। अंदर साफ ही नहीं है ना खून। मैं फिर वो एग्जाम बता रहा हूँ, मैंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। इस व्हाइट शर्ट को यदि हम गंदे पानी में धोएंगे तो क्या होगा? गंदा इसका व्हाइटनेस खत्म हो जाएगा, उसमें डार्कनेस आ जाएगा। ऐसे ही ब्लड में हम कहते हैं हमने ब्लड टेस्ट कराया जी, HB ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, सारी बातें ठीक, और आयुर्वेद क्या बोल रहा है? यदि पित्त बढ़ा होगा और वो ब्लड यदि बाहर गिरेगा, हाथ लगाओ तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, यानी वो सड़ रहा है, उसमें फर्मेंटेशन हो रही है। यदि उसमें बात होगा तो उसमें बुलबुले उठेंगे। नहीं, एक टेस्ट हो गया, ये टेस्ट हो गया, मतलब कोई लैब ही नहीं चाहिए उसके लिए। अच्छा, ऐसे टेस्ट हो रहा है। दूसरा, जब कफ होगा तो खून गाढ़ा बहुत होगा। अच्छा, जोंक से लोग डरते हैं, लीच, पर आयुर्वेद में लीच से सोराइसिस का ट्रीटमेंट होता है, स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट होता है। एक्जिमा हो, दाद हो, BP हो, सोराइसिस हो, लीच लगाओ, सोराइसिस का ट्रीटमेंट होता है। लीच लगेगी उसी व्यक्ति को जिसका खून गंदा होगा। अच्छा, जिसके खून में टॉक्सिन्स होंगे उसी को चिपकेगी, अदरवाइज किसी को चिपकेगी नहीं। वो एक यहाँ ट्रेनिंग सेशन चलाए थे डॉक्टर्स के लिए, तो उसमें उन्होंने क्या किया, मैंने कहा जी लीच लगाओ, डॉक्टरों का हम नहीं लगाते, डर लगता है। तो मैंने कहा अच्छा मेरे को लगाओ। तो जो वैजी मेरे साथ थे उन्होंने लगाने की कोशिश, तो मेरे को चिपके ही ना वो, क्योंकि मैं खुद पंचकर्मा करता हूँ। क्या लग तो रही नहीं है, फिर जान के कट मारा कि भाई खून दे के लग जाए। 1 सेकंड को लगी, वो फिर छूट गई। उसके मतलब का उसको मिला नहीं, उसको डाइट नहीं मिली ना उसकी। अब जैसे कुछ जानवर ऐसे, में नाम नहीं ले रहा है, वो उसको गंद ही अच्छा लगता है। जैसे कौवे का एग्जाम्पल लेते हैं, कौवा कहाँ बैठता है? गंद पे, उसको गंदी चाहिए, उसकी डाइट ही गंदा है। तो ऐसे जोंक का क्या है कि गंदा खून मिलेगा तो ही चिपकेगी। तालाब में तो दुनिया नहाती है, पहले नहाती थी, सबको जोंक नहीं चिपकती, किसी किसी को चिपकती थी। इट मीन्स क्या है, उसकी डाइट में गड़बड़ है। सबसे डेंजरस कॉज कहाँ जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रीम स्टेज है इसकी सोराइसिस की, क्या देखी है कोई ऐसी पेशेंट की सोराइसिस से ये हो गया? डिप्रेशन, हर समय डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बंदा अकेले मन में चला गया, बिल्कुल सुनसान में रहना शुरू कर दिया। वो तो उसकी बॉडी की वजह से भी उसको लगता होगा कि लोगों पब्लिक सोशली क्यों दिखे। वो भी है, इसमें ना एक टेंडेंसी आती है, बंदा ना अपने आप को जीने से मतलब दूर करना चाहता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए दुनिया से। अच्छा, नेगेटिविटी आती है क्योंकि इतने टॉक्सिन बॉडी में इकट्ठे हो गए। वो देखो, जब आप नेगेटिव चीज़ें खा रहे हो या नेगेटिव आपके ब्लड में चल रहा है और ब्रेन में जा रहा है नेगेटिव, तो सब नेगेटिव चल रहा है ना जी। तो नेगेटिविटी हैवी होना शुरू होती है। वहाँ रोल है ट्रीटमेंट के साथ साथ
काउंसलिंग का। काउंसलिंग का। मुझे आज भी वो पेशेंट याद है, सोनीपत के किसी गांव का पेशेंट था, बड़ी पुरानी बात हो गई। उसके पूरे बॉडी पे थी, गोरा चिट्टा लड़का था, और दिल्ली जाता था, और जिस एज में, अनमेरिड एज में, हुक्का पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, सब सब तो करते ही हैं। तो वो बंदा जॉब करता था और अपनी कार में अकेला जाता था। तो मैं उन दिनों में देहरादून में था किसी काम के लिए, तो फ़ोन आया कि सर इचिंग नहीं कम हो रही, ये नहीं कम हो रहा, वो नहीं कम हो रहा। मैं कहा भाई दवाई दी हुई है, आप यूज़ करो। तो उसको हमने एंड में क्या करा, उसकी मम्मी पापा यहाँ आए, और जी 8 साल हो गए ठीक नहीं हो रहा, आप कैसे ठीक कर दोगे, एम्स वाले ठीक नहीं कर पाए। फ्रेंड, मैं कहा मैंने तो ठीक करना ही नहीं इसको। मैंने कहा मैं ठीक कर रहा हूँ, मैंने बोला ही नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक होना इससे खुद नहीं, यदि इसको जो मैंने कहा यदि वो करेगा तो ठीक होगा। तो हमने उसको पहली बार जिंदगी में एक अनुभव छेड़ा कि तुझे कुछ नहीं खाना भाई, तुझे दूध घी चपाती खानी है बस। अच्छा। मैं गांव का आदमी था, हरियाणा का आदमी था, तो उसकी माँ कहते हैं तो बहुत बढ़िया, हमारे तो घर में दूध की कमी नहीं है, गाय की कमी नहीं है, वो भैंस की कमी नहीं है। तो मैं कहा फिर दही मिल जाएगी जी, सर दूध घी चपाती। और वो हमने किया। मैंने कभी 1 महीना तुझे डाइट करके आप फिर देखते हैं क्या होता है। आप मानोगे, वो तो महीने बाद यूँ लगा कि जो जलन थी वो तो खत्म हो गई, क्योंकि वो मैंने पढ़ा था कैंसर में। तो मैंने उसको उठा के क्या किया, मैंने वहाँ करके देखा, किया तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने क्या किया, उसी बात को मैंने कई पेशेंट में किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर 3-4 पेशेंट में मुझे दिक्कत भी आई। फिर मैंने जब उनका टेस्ट कराया तो उनको दूध से एलर्जी थी, तो उन्होंने वो दूध बंद कर दिया। लैक्टोज टॉलरेंस। ठीक है, तो ऐसे एक चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, नागपुर की एक पेशेंट थी, शी इज़ प्रोफेसर, और उनके हस्बैंड नहीं है, बच्चा उस समय 8th में पढ़ता था। ये कोरोना से 1 साल पहले की बात है, 2019 की बात हम कर सकते हैं, अगस्त की बात है, जुलाई अगस्त की। फ़ोन आता है मुझे, सर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको 3rd स्टेज ऑफ स्किन कैंसर है और आपकी बहुत ज़्यादा लाइफ बची नहीं है, सब बोल दिया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं कहा जी ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता कुछ भी, अच्छा है कि एक बार आप करनाल आ जाओ। आप बिलीव करेंगे, जब वो लेडी आई नाइटी में, मतलब फ्लाइट पे आई नाइटी में, और आगे से उसने ऐसे पकड़ी हुई अपनी नाइटी, पीछे से माँ ने पकड़ी हुई ऐसे नाइटी, यानी इतना रिस रहा था सब कुछ कि वो लेडी अपने कपड़े भी टच नहीं कर पा रही थी। मैं कहा मुझे लगता कैंसर है, नो डाउट सोरियासिस की लास्ट स्टेज है, मान सकते हैं। हमने उनको पंचकर्म किया, कोई दवाई नहीं दी, सीधा पंचकर्मा किया, डिटॉक्सिफिकेशन किया, और महीने की दवाई देकर उनको भेज दिया मैंने। तो महीने की दवाई जब दी तो उनको 15-20 दिन दवाई खाने के बाद वो पिछले 6 महीने से विदाउट पे छुट्टियों पे ही थी, कॉलेज गए जाती। तो उन्होंने क्या किया, जब दवाई खाई कुछ आराम आने लगा तो उन्होंने मेरे से पूछा कॉलेज जाऊँ, मैं कहा जाओ, जाना शुरू किया। तो जिस डॉक्टर ने उनको बोला कि 3rd स्टेज स्किन कैंसर है, उनको मिलने गई स्पेशली, बोले आप तो कहते हैं 3rd स्टेज स्किन कैंसर है, ठीक कैसे हो रही है। तो उन्होंने आके मुझे ये बात बताई, तो उनको मैंने कहा, मैं कहा ये आपने ठीक नहीं किया। जब हम पूरे 100% हो जाएंगे तब हम डॉक्टर पर वैसे जाते, डॉक्टर देखो मैं आपके सामने हूँ भाई, मैं ठीक हो गई बस। भाई देखो कुछ जानबूझ के आपको ये नहीं बोल रहा है, उनको जैसा लगा उन्होंने बोला अपनी तरफ से। हम क्यों बोले कि किसी डॉक्टर ने गलत बोला, वो अपनी तरफ डायग्नोसिस जो किया था। उनके साथ यही सीन था कि जब उनको ने शर्त लगाई कि वो यहाँ से गई थी 16 जुलाई को वापस, मैं कहा 16 अगस्त को मुझे अब यहाँ चाहिए वापस, मतलब कोई छूट नहीं है इस बात की। आप बिलीव करोगे, मैं और मेरा स्टाफ बाहर मीटिंग कर रहे हैं, और वो लेडी 4 बजे आकर हाय डॉक्टर शिवानी, और सूट साट से पहना हुआ जी, टनाटन बन के आई हुई, और मैं कहा जाओ ऊपर हूँ मैं, चलो मैं आता हूँ। वो लेडी ने एक ही ऑपरेशन कराया, बाद में उसके बच्चे के पेपर आ गए, फिर कोरोना आ गया मार्च में, सब लॉकडाउन हो गया, उसे लगभग 1.5 से 2 साल दवाई खाई। आज वो लेडी, यदि मेरा कोई पेशेंट ऐसा होता ना कि जो ठीक नहीं हो पा रहा, और हमसे उसको बोलते हैं आप इससे बात कर लोगे, पता क्या कहती हैं, मुझे उसका नंबर तो मैं उसको फ़ोन करूँगी। अच्छा। नहीं तो हर आदमी क्या सोचता है मेरा नंबर क्यों देना भाई, ठीक बात है। मैं उनका नंबर खुद से किसी को नहीं देता हूँ, हम किसी का भी देते हैं, प्राइवेसी होती है, पर मैं उनसे बात करता हूँ ये पेशेंट बहुत डिप्रेशन में है, इनकी स्थिति ये है, तो आप क्या बात कर पाओगे। बोला नंबर दो ना, मैं करती हूँ फ़ोन। तो ये क्या है कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि सोरियासिस ठीक भी होती है नहीं होती है, तो ये उसके उदाहरण है कि ठीक तो होती है, सही बात। पर ठीक कैसे होती है, शर्त क्या है,
कि बीमारी पैदा आपने किया तो ठीक आपने ही करनी है, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ आपकी। डायग्नोस करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता होगा आपके कोई केस में जिसको डायग्नोस करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो कि डायग्नोज ही नहीं हो रही है, कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कॉज क्या है? कई कॉजेज जो कॉमन है वो तो ट्राई कर लिए, लेकिन कई रेयर केसेस भी लग रहे हैं कि भाई ये तो समझ ही नहीं आ रहा। बेसिकली क्या हुआ कि जब हम पेशेंट को मिलते हैं ना जी, उससे बात करते हैं, साथ में कोई ना कोई होता है उसके, तो पेशेंट तो अपने तरफ से ना कई बार जस्टिफिकेशन देना चाहिए, नहीं सर ऐसा नहीं, अच्छा सुबह क्या खाया था, सर बस मैंने आज ही परोठे खाए, वैसे परोठे नहीं खाता मैं। अच्छा किससे खाए थे? सर साथ में अचार था और साथ में दही थी। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी पर्ची पहले लिखता हूँ नमक प्लस दूध, ना नमक प्लस दूध, मैं दही नहीं था क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट है ना ये, मेरा तो सीधा कॉम्बिनेशन। मैंने वहाँ से समझ लिया कि भाई इसका नमक और दूध वाला कॉम्बिनेशन ही है जो इसको तंग कर रहा है। तो कहते नहीं सर देखो क्या है कि महीने में एक आधी बार खा ली तो क्या फर्क पड़ता है। मैं कुछ नहीं बोलता उसको, मैं और पूछता हूँ और पूछता हूँ और पूछता हूँ, अच्छा सोते कितना? सर नींद नहीं आती, नींद नहीं आती रात को, नींद नहीं आती तो इसका बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ है इसकी। क्यों नहीं नींद आती? सर ईचिंग इतनी होती है क्या करूँ मैं? फिर मैं पूछता हूँ कि अच्छा क्या खाने से ईचिंग बढ़ती है आपको? पता नहीं जी। तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा ये देखो आज आप मेरे पास आए हो, क्यों आए हो? इसलिए आए हो ना कि आजकल आप ज़्यादा दुखी हो। हम बहुत लंबी बात नहीं करते, हम कल की बात करते हैं, कल और परसों की बात करते हैं, 2 दिन की, इसी में मिल जाएगा कोर्स। और अमूमन क्या है कि उन 2 दिनों के बातचीत में सारा आ जाता मिल जाता है। या तो चाय के साथ नमकीन चल रही है, या तो परोठे के साथ दही चल रही है, या तो रोटी के साथ दूध चल रहा है। कई लोग तो, मैं हरियाणा की तो कल्चर बताता हूँ, खिचड़ी खा रहे हैं, खिचड़ी में दूध मिला के खा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे आते हैं जो सब्जी में ही दूध डाल देते हैं, आलू बैंगन की सब्जी है उसमें दूध डाल के वो खा रहा है उसको। कुछ लोग जो मलाई डाल के खा रहे हैं। आज तो फूड ब्लॉगिंग का ज़माना इतना हो गया, लोग तो कॉम्बिनेशन नए नए ट्राई कर रहे हैं, इतने नए नए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं मार्केट में, बने बनाए प्रोडक्ट भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं। अब तो कहाँ कहाँ बचेंगे? नहीं बचना तो खुद ही है ना दी। अच्छा मैं आपसे सिंपल एग्जाम्पल पूछता हूँ, आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो और आप अपने लेफ्ट साइड पे जा रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब सामने वाला बंदा आपके बिल्कुल सामने से आ रहा है, तो आप क्या करोगे? बोले मैं ठीक हूँ, मैं तो हटता नहीं यहाँ से, अपने आप हटेगा, वो हटा नहीं, वो ठोक देगा, तो क्या होगा? चोट तो लगेगी। अभी क्या है जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो तो मुझे देखना है कि मेरे को क्या सूट करता है। मैंने वंस इन ए वाइल ट्राई कर लिया, करने के बाद मुझे पेट में लगा यार कुछ अजीब अजीब हो रहा है, इसका मतलब वो डाइट मुझे सूट नहीं कर रही है। सबसे डेंजरस प्रोडक्ट कौन सा आज के टाइम में जो मार्केट में आ रहे हैं? मेयोनीज हैं या और जो ये सब चीज़ें बन के आ रही हैं जो रेडीमेड आज के ट्रेंड में जो चल पड़ी हैं और जो डायरेक्ट स्किन के लिए बहुत हार्मफुल? मैं ना एक ही बात बोलता हूँ जी कि जो घर का खाना नहीं खाता और बाहर का खाना खाता है उसने मरना ही मरना। स्किन की डिजीज को पहले होनी ही होनी है। पिज्ज़ा जैसे आपने डायरेक्ट बताया कि पिज्ज़ा जो है क्योंकि वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन से ही बनता है। मेरे को ना सबवे से ऑब्जेक्शन है ना मुझे पिज्ज़ा से ऑब्जेक्शन है। मेरे को ऑब्जेक्शन इस बात से है कि कॉम्बिनेशन रॉन्ग क्यों हो रहा है। और वो कॉम्बिनेशन मैं कहता हूँ वो सबवे आपको सूट कर रहा है, आप खा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको ताकत दे रहा है, आप पूरा जिम मार रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, उसको देखा देखी जो दूसरे कॉपी कर रहे हैं जिनकी हाँ गड़बड़ है, वहाँ नहीं है, वो उसको देखा देखी इंस्पायर हो रहे हैं। प्रोडक्ट कोई बुरा नहीं है, बात तो सूट करने की है। फॉर एग्जाम्पल वही है पेट्रोल की गाड़ी और डीजल की गाड़ी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैं कह रहा हूँ मैं तो पेट्रोल डालूंगा इसमें। पुराने टाइम में कोड जैसे होता था, क्या वो यही फॉर्म होती थी उसकी? कोड इससे भी बुरी बीमारी है। अच्छा, कोड इससे बुरी बीमारी है। उसमें क्या होता है कि स्किन ना झड़ मतलब गलती है। सोरेसिस में स्किन झड़ती है, अंतर है, गलना और झड़ना दोनों में अंतर है। झड़ेगा तो स्केल जैसे डंडा निकलता है ऐसा झड़ेगा, गलेगा तो क्या होगा आपने देखा होगा आगे नेल्स वाली जगह कई बार लोगों को खत्म हो जाती है, या पैरों के नेल्स खत्म हो जाते हैं। वो एक्सट्रीमिटी उसमें क्या है कि वो या स्किन के ऊपर जैसे ऐसे लगता है पानी सा रिश्ता और स्किन उतर गई। गलना और झड़ना ये अंतर है। बाकी लगभग यदि सोरेसिस को नहीं ठीक करोगे तो अल्टीमेटली वहीं चली जानी है बाद में। डाइट अपनी गलत करते रहो तो यही होता रहेगा। चरक में या पुराने टाइम में कैसे इसको प्रिकॉर किया जाता था? कुछ और इसके और एग्जाम्पल या हम कुछ पुराने कॉन्टेक्स्ट में से कुछ देख सकते हैं इसमें? देखो मैंने आपको अभी कहा कि चरक ने ना जी शूद्र कुष्ठ और महाकुष्ठ का वर्णन किया है। 11 प्रकार के शूद्र कुष्ठ हैं, जिसमें कहते हैं ना विताद हो गया, विसर्प हो गया, यानी कीड़ी चलने जैसी फीलिंग आ रही है, या कहीं पे अर्टिकेरिया हो गया, ये शूद्र कुष्ठ में आते हैं। वो ऐसी डिजीज जो फटाफट ठीक हो जाती है, और ऐसी डिजीज जो बहुत देर लगाती है वो 7 तरह की है। उसमें लेप्रोसी भी है,
और ये किटिव कुष्ठ भी है, फिर उदुम्बर कुष्ठ भी है, कपाल कुष्ठ भी है। इसको सिंप्लीफाई करके अगर समझें तो सिंप्लीफाई करके कहें कि जो डिजीज जैसे एक्जिमा है, हम्म, अब वो भी बहुत देर में ठीक होती है। हम्म, फंगल इन्फेक्शन है, वो भी यदि ढंग से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, डिटॉक्सिफाई नहीं किया गया, तो वो भी देर से ठीक होगी। इनमें कुछ कुछ तो ऐसे बता दिए गए कि जो ठीक, जैसे लेप्रोसी है उसको असाध्य कैटेगरी में डाल दिया, ठीक ही नहीं होनी। हम्म, हम्म, सोरेसिस को डाल दिया कृच्छ साध्य। कृच्छ साध्य मतलब ठीक तो होगी पर डिफिकल्ट से ठीक होगी, प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। हम्म, और जैसे दाद है वो साध्य है, यानी उसको यदि आपने प्रॉपर उसकी डाइट चेंज कर दी और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं, एक कोई एंटी फंगल गोली लाए, खाई, ट्यूब लगाई, ठीक, पर बाद में क्या होगा, वापस आ जाएगी। तो चरक ने आज नहीं, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, भाव प्रकाश, जितनी हमारी आरोग्य ग्रंथ है सब में ही बीमारियों का वर्णन है। ये नहीं कि आज है, ये होती तब भी थी, पर होती तब क्या थी, तब लाख में किसी एक को होती थी, अब 100 में 10 को होती है। लोग बोलते हैं इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे विश्व में जितने लोग डायबिटीज के हैं उसमें हर चौथा आदमी भारत में है। पर मैं तो जब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेरे को तो ये लग रहा है कि हम सोरेसिस के कैपिटल होने वाले हैं। ये स्थिति है हमारी। तो पहले सोरेसिस 100 में किसी एक को होती थी, अब तो आप हर देखोगे तो 100 में मुझे लगता है 50 को रखी होगी। ब्लड ग्रुप में कैसे इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप में अभी विषैले पदार्थ आने शुरू हो गए हैं? हम लोग ब्लड ग्रुप तो चेक करवाते ही रहते हैं, तो क्या उससे कुछ जस्टिफाई हो सकता है कि नहीं, ऐसा मेरा कोई अभी मैंने आपने एक टॉपिक मुझे दे दिया रिसर्च का कि कौन से ब्लड ग्रुप में ज़्यादा होती है, ये मैंने अभी तक अच्छा ध्यान में नहीं गया। पर एक चीज़ है कि जब मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि यदि ब्लड में आपके हीट बहुत है, गलती से खून निकला और आपको लग गया, हाथ में लग रहा है यार ज़्यादा गर्म सा लग रहा है, गर्म खून है इसका, हम तो वैसे कहते हैं गर्म खून है, तो भाई मान लो 50 साल की एज में भी गर्म खून है तो उसका मतलब क्या है? और ईचिंग भी कर रहा है। आपको तो सोरेसिस वाले का ब्लड किसी दूसरे पेशेंट को चढ़ाते नहीं है। अच्छा, मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे ना ब्लड चढ़ाया गया था, उससे पहले मुझे कोई सोरेसिस नहीं थी, अच्छा, तो मुझे हो गई। तो नहीं क्या हुआ कि जहाँ से ब्लड लिया गया या तो उसने डिक्लेयर नहीं किया मुझे सोरेसिस है, या कहीं कम पार्ट्स में होगी या विजिबल पार्ट्स पे नहीं होगी, खुद भी नहीं पता होगी कि खुद नहीं पता तो होगा पर विजिबल पार्ट पे नहीं होगी। कई बार कहते हैं ना कैंप लगा होता है, सब भावुक हो जाते हैं कि सब दे रहे हैं, मेरे दोस्त मैं भी जाता हूँ जाके। जब ब्लड टेस्ट किए तो टेस्ट में सोरेसिस नहीं आती, वो तो सैंपल लेते हैं बायोप्सी का, मॉडर्न साइंस में बायोप्सी का सैंपल लेते हैं, वहाँ से डिक्लेयर करते हैं सोरेसिस है। तो ब्लड में नहीं आया होगा, उसको हो गई, तो क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली क्या है कि यदि ब्लड में टॉक्सिन ज़्यादा होंगे तो सोरेसिस होगी, स्किन सॉफ्ट होगी, सोरेसिस होगी, और स्किन सॉफ्ट सोरेसिस हो भी जाती है, इतनी डेलिकेट कि जरा कुछ लगा तो कट भी लग जाते हैं उसमें। आयुर्वेद अपने में एक बहुत गहरी साइंस है, बहुत डेप्थ में जाके बात करती है। सुपरफिशियल हम बात ही नहीं करते, हम तो डीप बात करते हैं। अभी तक हम इतनी से बात कर रहे हैं और हमारी बात खत्म नहीं होने में आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि विषय में विषय निकल रहा है, सही बात, गहराई में जाना पड़ेगा। होम रेमेडीज़ के बारे में आप क्या राय देंगे जो लोगों को थोड़ा स्टार्टअप हुआ, लग रहा है कि हाँ भाई इसको घर पे कुछ रेमेडीज़ के थ्रू देखा जाए या किया जाए, या इसका कुछ है ऐसा जो घर पे लोग ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल है। जैसे मैंने अभी कहा कि यदि आपको स्केलिंग ज़्यादा हो रही है और ईचिंग ज़्यादा हो रही है, रेडनेस थोड़ी कम है, तो आप दूध घी चपाती का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, तो आपको खुद ही लगेगा। और नारियल का तेल लगाओ। दूसरा क्या है कि नारियल के तेल में यदि आपने नीम के पत्ते कूट के और उनको उबाल के उसका रस निकाल के उसका पानी निकाल लिया, काढ़ा बना लिया, उसको नारियल तेल में डाल के फिर पका लिया, वो लगाओगे, वो एक बार तो लगता है कि मेरी स्किन की डिजीज काफ़ी हद तक भी कंट्रोल हो रही है। पर अच्छा है कि यदि डॉक्टर को दिखा लें और अपना डायग्नोज करा लें कि सोरेसिस ये है, फिर अगला विषय ये है कि हम उस सिस्टम में वो चीज़ें ढूंढ लें कि जिससे हमको बीमारी आ रही है। उसका सबसे आसान तरीका पता क्या है? जैसे मैंने भी आपको एक्सेल की शीट हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, नहीं तो अपनी डायरी रखो, डायरी में ऐसे 2 पेज होते हैं, इस पन्ने में आपने डेट डाल दी, टाइमिंग डाल दिया, और क्या मैंने सुबह उठ के पानी पिया, मैंने चाय पी, दूध पिया, बादाम खाए, या जो 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 किया वो नोटिस करें। और जो ये वाला पन्ना है
यदि सबको ठीक चल रहा है, कोई इचिंग नहीं हो रही, खारिश नहीं हो रही, रेडनेस नहीं आ रही, तो ये पेज ब्लैक रहेगा। नेक्स्ट डे अगला पेज आ जाएगा। फिर आपको लगा भाई 3 दिन से सबको ठीक चल रहा था, आज मेरी स्किनिंग क्यों बढ़ गई? तो आप क्या करोगे, अपनी कॉपी खोलोगे, पीछे 2 दिन की डाइट देखोगे, फिर मैंने ऐसा क्या अलग खाया जिससे मुझे इचिंग होनी शुरू हो गई। अच्छा, तो सेल्फ की चिकित्सा आप सेल्फ से कर सकते हो। इमीडिएट होता है क्योंकि खाना डाइजेस्ट होके बॉडी में पहुंचाने में तो टाइम लेगा। अगर हमने 2 दिन पहले खाया तो उसका रिजल्ट शायद या साथ के साथ रिजल्ट आएगा। मैं क्या बता क्या रहा हूँ इम्पैक्ट? मैं बता रहा हूँ कि जो आपके ब्लड में टॉक्सिन्स हैं लीवर में, जैसे खाना आपने खाया 24 घंटे मान लीजिए उसके लिए, वो ब्लड में आ गया सारा कुछ। जब ब्लड में आ गया, जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा, आपको सोरेसिस नहीं होगी एकदम, आपको लगा रहा लाल लाल निशान पड़ने शुरू हो गए, या थोड़ा सा मौसम बदला, कपड़े बदले तो एकदम लाल लाल होने लग गया। यदि ऐसा भी कोई सिम्टम आपको, इसको प्री डिस्पोजिंग सिम्टम बोलते हैं कि शुरुआत है अभी, तो आप अपनी डाइट में जाके फोकस करो कि मेरी डाइट में गलती कहाँ है। तो स्टार्टअप सबका यहीं से इचिंग से होगा। हाँ। पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकती है वो इचिंग। या डेंटल से होगा, स्केलिंग से होगा, तब भी नहीं, तो डेंटल नहीं भी है तो भी क्या लगेगा, यार कुछ हो रहा है, जब कोई कीड़ी तो नहीं बैठ गई, कोई मक्खी तो नहीं बैठ गई, सिर्फ ऐसी फीलिंग आती है। और पेट में जलन होगी, आपकी पोटी अच्छे से खुल के नहीं आएगी, ये तो पतली आएगी या हार्ड आएगी, हो तो पोटी में थोड़ा सा ब्लड साथ में आ जाए, यानी पित्त बढ़ना शुरू हो गया आपका। अच्छा, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अपना काम करती हैं, हम उसको समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, मुद्दा ये। और ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपके नज़दीक कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है अच्छे, जो अनुभवी हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, और उनसे बात करें जाके। तो हम भी हैं आपके लिए। और कोई और सिम्टम डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए उसको कोई स्किन में रैशेस है या प्रॉब्लम है लेकिन सोराइसिस का सिम्टम नहीं आ रहा, तो इन बिटवीन वो बहुत सी लगा रहा है, मलहम वगैरह लगा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो क्या कुछ ऐसा भी है कि वो डायग्नोज कर सके या समझ सके कि ये सोराइसिस की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? डायग्नोज करना काम है डॉक्टर का, हाँ, वैद्य का, वो वही करेगा, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो टेम्परामेंट भी नहीं है, वैसा एजुकेशन भी आपका नहीं है, वैसा अनुभव भी नहीं है। जो नहीं कि हर स्किन डिजीज सोरियासिस आपने बीच में बात की थी, वो अलग अलग डिजीज होता है, अलग अलग डिजीज का फिर अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो ये बिना बात के बाजार से ऑइंटमेंट लेनी, और हमने कोई ऐड देखी और कोई हमको ट्यूब मिल गई, वो हमने लेके लगा ली, आराम आ गया तो बहुत अच्छे, नहीं आया तो बोले सब दवाइयाँ फेल है, मैंने सब यूज़ कर लिया। एक तो ये नेगेटिविटी नहीं चाहिए, थिंक पॉजिटिव।